शुरुआत करें। मैंने सबसे पहले लिखा जीन, पहले लिख दिया अपन ने जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में से मैंने एक शब्द उठाया और जेनेटिक्स से बनाया जीन, और जीन से बना दिया जीनोम, और जीन से बना दिया अलील, और अलील से बना दिया जीनोटाइप, और जीनोटाइप से बना दिया फिनोटाइप। जीनोटाइप से बना दिया होमोजाइगस, इससे बना दिया हेट्रोजाइगस, और तीसरा बना दिया हेमिजाइगस, इससे बना दिया क्रोमोसोम, और इससे दो शब्द बना है ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम। मजे की बात है, ये सारे के सारे शब्द आपको आते हैं, ऐसा कुछ नहीं जो आपको नहीं आता है। बड़ी सिंपल सिंपल सी बात, कोई कठिन बात नहीं कर रहे हैं। अपने पेन को लगातार चलाते रहिए, चलाते रहने में आपका बड़ा फायदा है, ठीक है। ये ठीक वैसी की वैसी क्लास है जो यहाँ ऑफलाइन वाले लोग अटेंड कर रहे हैं, एग्जैक्टली। चलिए, पहली परिभाषा जीन की। जीन क्या होता है? कम से कम शब्दों में अगर मुझसे कहा जाए तो डीएनए का पार्ट जो एक्टिव ट्रांसक्रिप्ट बनाता हो। या ट्रांसक्रिप्ट शब्द का मतलब आरएनए होता है, एमआरएनए नहीं होता। मैंने शब्द बोला आरएनए होता है, तो आपने क्या यार फिर इसको ऐसा करते हैं आरएनए लिख देते हैं। ये आपको रट्टा मार के रखना है, क्योंकि ये जो परिभाषा है ये मुझे क्लासिकल जेनेटिक्स में भी फायदा करेगी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में फायदा करेगी। तो परिभाषा क्या दी आपने जीन की? कि डीएनए का वह पार्ट, आप चाहें तो इसको डिक्टेट भी कर सकते हैं, डीएनए का वह पार्ट जो एक्टिव, शब्द याद रखना है, एक्टिव ट्रांसक्रिप्ट दे। और एक्टिव ट्रांसक्रिप्ट का मतलब मेरे लिए आरएनए होगा। क्यों? क्योंकि मुझे यहां पर फटाफट से एक और नया शब्द भी लिखना है, स्यूडोजीन, जो ट्रांसक्राइब ही ना हो। यहां क्या कर रहा है? ट्रांसक्राइब हो रहा है, यहां जो ट्रांसक्राइब ही ना हो। अब हमने कहा यार ये तो सही है। जीनोम एक बार में लिख दोगे, सिंगल रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल जीन्स, सभी जीन्स को एक ही बार प्रदर्शित करना, उस घटना को बोल रहे हो जीनोम। आपने कहा यार ये क्या बात हुई, सभी जीन्स को एक ही बार प्रदर्शित करना। फटाफट से यहां शब्द डाल देना कि असल में मैं एक हैप्लॉइड सेंस में बात कर रहा हूं। ये परिभाषा हैप्लॉइड की होती है। तो अगर किसी जीव के सभी जीन्स को एक ही बार रिप्रेजेंट कर दिया जाए, एक ही बार उसका प्रदर्शन किया जाए, तो उस घटना को बोलते हो आप जीनोम। अपन ने कहा यार ऐसा तो अपन ने दूसरे तरीके से भी सुना है, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम को आप जीनोम बोलते हो। मैंने कहा ठीक है, ऐसे बोल लेते हैं। हमने कहा यहाँ क्रोमोसोम को, मैंने कहा यार मैं डिप्लॉइड सेंस में बात करना चाहता हूँ। अगर डिप्लॉइड क्रोमोसोम होंगे तो दो क्रोमोसोम होंगे, ऑटोसोम जिनको बोलते हैं सोमेटिक क्रोमोसोम, और सेक्स क्रोमोसोम जो कि हम कहेंगे स्पेसिफिक है। यहां पर बहुत प्यारी सी बात एक लिख सकते हो, यहां पर नर और नारी एक समान। ऐसे हिंदी में लिखोगे तो याद रहेगा, नर और नारी एक समान, नर और नारी एक समान। यहां पर सबसे पहले याद रखने के लिए बोल दोगे आप एक्स एक्स, एक्स वाई और एक्स एक्स के बारे में बात कर रहे हो। मैं आपसे फिर क्लियर कर रहा हूं, ये जो कीवर्ड्स हम लिख रहे हैं ये एक मैप बना रहे हैं, और इसमें रंगों का भरपूर तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। जितने कलर्स इस्तेमाल करोगे ना उतना क्लिक करेगा। जैसे देखो मैंने आपने पहले मैंने ब्लू से किया, जिन शब्दों के बारे में लिख रहा था, फिर मैंने येलो के ऊपर लिखना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि अब आप क्या करोगे, जब भी आप इसको खोलोगे आपकी कॉपी को, आपको ये डब्बा बनाना है, और
ये जो ब्लू से या व्हाइट से आपने ये वाला किया है, उन शब्दों पर ही फोकस करना, नीचे वाला तो अपने आप याद आएगा। ये जो शब्द होता है ना, अपने आप याद आएगा, इसके ऊपर आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फायदे में रहोगे। जरूरी नहीं है हर बार चीजों को पढ़ा जाए, कई बार चीजों को इशारे से भी याद किया जाता है। इशारा, कि मैंने कहा ऐसे, ऐसे का मतलब क्या होता है? तेजी से। मैंने कहा ऐसे, तो आपने कहा पैसे। मैंने कहा ऐसे, तो आपने क्या समझा? यहां आओ। आपने इशारा समझा। ये सारे चीजें इशारे हैं। नीचे की बात बहुत मायने नहीं रखती। अगर आपने लगातार जेनेटिक्स सॉल्व की तो नीचे की बात जल्दी जल्दी याद आएगी ही आएगी। अपनी इस आदत को जितना जल्दी अडॉप्ट कर लोगे, इसको, इस बात को जितना जल्दी आदत बनाओगे, आपका कोर्स उतना ही तेज रफ्तार से चलेगा और उतने ही फायदे में आप रहने वाले हो। बिल्कुल सिंपल सिंपल शब्द। अलील, आज तक आपने ऐसे पढ़ा है अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स, लेकिन मैं बोलूंगा वेराइटीज ऑफ जीन्स ऑन सेम लोकस, ऑन क्रोमोसोम। हिंदी में बोलना है, जिनको हिंदी लिखनी है हिंदी लिख लें। जीन्स के वो प्रकार जो क्रोमोसोम के सेम लोकस पर पाए जाते हो, एक ही लोकस पर, एक ही स्थान पर पाए जाते हो। जीन्स के वो प्रकार जो क्रोमोसोम के एक ही लोकस के ऊपर पाए जाते हो। अपन ने कहा यार ये डेफिनेशन भी बड़ी मस्त है। मैंने कहा जीनोटाइप। जब भी जीनोटाइप लिखोगे, इस जगह पर छोटा सा शब्द लिख देना कि यार असल में आप हमेशा डिप्लॉइड के सेंस में ही बात करोगे, और फिनोटाइप यहां बोलोगे डिप्लॉइड का एक्सप्रेशन। नहीं, इसको एक्सप्रेशन शब्द नहीं बोलेंगे, डिप्लॉइड का रिजल्ट दिखता कैसा है, दिखता कैसा है। ये शब्द याद रखना है। मेरा अजीब सा शब्द लिखा, डिप्लॉइड का रिजल्ट दिखता कैसा है, क्योंकि मैं इसमें ढेरों सारे तरह की चीजों को एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगा। क्योंकि मैं जो ही फिनोटाइप बोलूंगा, मैं बोलूंगा डोमिनेंट, मैं बोलूंगा रेसेसिव, मैं बोलूंगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और मैं बोलूंगा कोडोमिनेंट, और फिर मैं लास्ट में बोल दूंगा सीडोडोमिनेंस। अपन ने कहा तो शब्द बहुत सारे याद करने पड़ जाएंगे अपने को तो एकदम से। अपन क्या करते हैं, पहले सिंपल सिंपल शब्द सीखते हैं। होमोडोमिनेंस, यहां लिखना एक जैसा, यहां पर लिखना अलग अलग, और यहां लिखना अकेला। यार ये फंडा क्या है भैया? जरा वापस से शुरू करते हैं। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स कहां से आ रही है? जीन से। जीन का मतलब क्या होता है? डीएनए का वह हिस्सा जो कुछ ना कुछ ट्रांसक्राइब करता है। मैंने कहा बात तो सही है। जेनेटिक्स से निकाल, जीन से निकाल दिया मैंने जीनोम। जीनोम उस चीज को बोल रहे हैं जहां पर सभी जीन्स एक एक बारी नजर आते हो। सभी जीन्स एक एक बारी कब नजर आ रहा है? जब आपका मामला हैप्लॉइड है। डिप्लॉइड में आपके दो बार नजर आते हैं। डिप्लॉइड शब्द मैंने यहां पर लिख दिया और यहां पर लिख दिया। क्रोमोसोम यूजुअली हम डिप्लॉइड के सेंस में बात करते हैं, वैसे इन शब्दों पर मैं आगे की तरफ भी बात करूंगा। ये क्रोमोसोम, क्रोमेटिड, डिप्लॉइड, वो अपना क्रोमोसोम पेयर, होमोलोगस क्रोमोसोम, वो अगले वाले स्लाइड पे बात करेंगे। अभी अपन इन शब्दों को सीखेंगे। तो पहला शब्द आपने सीख लिया जीन, दूसरा शब्द आपने सीखा है जीनोम, तीसरा शब्द लिखा है आपने अलील, चौथा आपने जीनोटाइप, पांचवा ये, छठवां ये, सात, आठ, नौ, 10, इधर की तरफ 11, 12, 13, 14, 15 और 16, 16 शब्द हम लोग सीखने वाले हैं अभी। यार लगभग 30 के लगभग मैं शब्द सिखाऊंगा। अब इन 16 शब्दों में से मैं चल रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7, सात शब्द मैंने अभी तक आपको बताए हैं। ठीक है, जरा जीनोटाइप को रिप्रेजेंट कर दें तो हम ये कहेंगे बेसिकली अलील्स का पेयर।
अलील्स का पेयर, अलील खुद क्या है? एक जीन की वेराइटीज जो क्रोमोसोम के अंदर उसी स्थान पर पाई जा सकती है। आपने कहा ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा है भाई। मैंने, कंफ्यूजिंग सा नहीं है। आप इमेजिन करो, आप चप्पल पहने हुए हो। यूजुअली मैं इस चप्पल के एग्जांपल से हमेशा लेता हूं। आपने इमेजिन किया कि ये आप हो सुंदर से, ये यहाँ खड़े हो, और आपने कहा मैं चप्पल पहनता हूं। चप्पल कौन कहाँ पहनता है? जितना मुझे ध्यान है लोग पैर में चप्पल पहनते हैं। हाँ, चप्पल कहाँ पहनते हैं? पैर में। आप में से ज्यादातर लोग दो पैर वाले ही हो, चार पैर वाला कोई भी नहीं है। सभी लोग डिप्लॉयड हो मेरे ख्याल से, तो दो ही चप्पल पहनोगे। चप्पल कहाँ पहने जाती है? पैर में, पंजे पर। कोई घुटने में तो चप्पल नहीं पहनता, पक्का है। तो चप्पल जहां पहनी जा रही है उसको क्या बोलते हैं? लोकस। और ये चप्पल कौन पहन रहा है? ये क्रोमोसोम हो गया आपका। ध्यान से देखो ये क्रोमोसोम, इसको मैं जरा, ये आपका क्रोमोसोम, ये इसकी मुंडी, और ये इसके हाथ। ये क्रोमोसोम के हाथ, और ये क्रोमोसोम के पैर। ठीक है। क्रोमोसोम के इसको क्या बोल देते हैं? जरा इसके आंखें बना दो ऐसी, मुस्कुराता हुआ क्रोमोसोम। अगर क्रोमोसोम की इस लोकेशन के बारे में बात कर रहे हो तो आपने इसको क्या बोल दिया? लोकस। चलो अपन ऐसा करते हैं, चप्पल नहीं पहनते हैं हम। जो घुटनों में पहने जाते हैं, फुटबॉल वाले बच्चे जो पहनते हैं, वो कुछ रिंग जैसा वैसा पहन लेते हैं। तो फुटबॉल खेलने के लिए जो स्कार्फ पहना जाता है, वो क्या, कौन सा गार्ड बोलते हैं उसको? सम नी गार्ड या ऐसे कुछ बोल देते हैं उसको। वो पहन लेते हैं। नहीं नहीं यार, वो नहीं पहनेंगे। हम तो एल्बो गार्ड पहनेंगे। एल्बो गार्ड कब पहनते हैं? जब टेनिस वगैरह खेलते हैं या खो खो खेलते हैं, एल्बो गार्ड पहन लेते हैं। यार हम तो क्रिकेट खेलने की ग्लव्स पहनेंगे। ग्लव्स पहन लो, ये लोग ग्लव्स पहन लेते हैं। आई थिंक ये सभी चीजें पेयर में इस्तेमाल होती है। हर चीज पेयर में इस्तेमाल होती है। जब पेयर में इस्तेमाल होती है तो उसी जगह पर वही चीज पहनी थी। एल्बो गार्ड को मैं यहां नहीं पहनने वाला हूँ, ठीक है? या ग्लव्स को मैं पैरों में नहीं पहनने वाला हूँ, जनता हंसेगी। हाथ वाले ग्लव्स को मैं यहीं पहनूंगा। मैंने कहा ग्लव्स की लोकेशन फिक्स है, एल्बो गार्ड की लोकेशन फिक्स है, स्केटिंग वगैरह के वक्त पहनते हैं। मेरा नी वाला लोकस फिक्स्ड है, और ये वाली चीज फिक्स्ड है। अब मैंने चप्पलों से एग्जांपल लेना शुरू किया। क्या हुआ, मेरी चप्पलें पड़ी थी जो मेरे ही नाप की थी, जिन्हें मैं ही पहनता था, लेकिन एक दिन लाइट चली गई। मैंने जो शू स्टैंड था वहां से मेरी चप्पलें उठाई, और दो चप्पल उठाई और पहन ली। लाइट आई तो पता चला कि दोनों चप्पलें अलग अलग है। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चप्पल आपने ढेर में से उठाई है, दो ही चप्पल पहन सकते हो आप। ये दोनों चप्पलें अलग अलग है, हो सकता है। हो सकता है दोनों चप्पलें एक जैसी हो। अगर दोनों चप्पल एक जैसी है तो क्या बोलते हैं? होमोजाइगस। दोनों चप्पल अलग अलग हैं तो क्या बोला? हेट्रोजाइगस। लेकिन एक दिन मेरे पैर में जोरदार चोट लग रही थी, बड़ी जबरदस्त चोट। पाँव में सूजन थी। अब जाना था, प्लास्टर बंधा हुआ था। मैं सिर्फ एक ही चप्पल पहन पाया, क्योंकि वो दूसरे वाले पैर में लगी हुई थी, चोट लग गई थी यार। जब एक ही चप्पल पहन पाया तो जो पेयरिंग वाली बात होनी थी वो नहीं हो पाई। हमने बात समझ ली कि असल में ये वाला मामला संभवतः ऐसा है। आई होप ये तीन शब्द आपको कभी नहीं भूलोगे आप चप्पल वाले एग्जाम्पल से। इफ यू वांट टू कमेंट यू कैन कमेंट। इफ यू वांट टू शेयर दिस वीडियो एट दिस मोमेंट इन योर डिफरेंट ग्रुप्स, प्लीज डू शेयर। अगर आप चाहते हैं कि मैं लगातार यूट्यूब के ऊपर लूं तो मुझे दो चीज चाहिए। नंबर वन, जो वॉच करने वाले हैं वो अच्छे खासे हो, प्लस नंबर ऑफ सब्सक्राइबर आप बढ़ाइए। कोई बात नहीं, हम वहां से यूट्यूब वाले में पे करेंगे। आप पे नहीं करना चाहते, लेकिन हम तो शेयर भी नहीं करेंगे, हम तो सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे। ऐसा मत करना, वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, चलिए। मैंने अभी तक कितने शब्द सिखा दिए आपको? मैंने 10 शब्द सीख लिए अभी तक। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड, वट एवर यू कैन आस्क, जो आप पूछना चाहें। डू टाइप, फटाफट से टाइप कर दीजिए जो भी शब्द आप पूछना चाहें। कोई शब्द आपको अगर लगता है कि नहीं, आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर इट, feel free to ask.
चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूं। बात करते हैं फिनोटाइप की। फिनोटाइप हमेशा किसी जीनोटाइप की वजह से होता है, याद रखना है। जीनोटाइप क्या है? तो जीनोटाइप में कहूंगा कारण, हिंदी में बोलोगे ये कोई कारण बनता है। और फिनोटाइप क्या होता है? उस कारण का परिणाम। हिंदी में बोलोगे तो दिस इज द कॉज एंड दिस इज द रिजल्ट। बिना कॉज के रिजल्ट नहीं होता, ध्यान रखना है। अगर मैं आपसे और अच्छे से प्यार से बात करूं तो जीनोटाइप हमेशा हमारे लिए कोई ना कोई डीएनए होगा, और फिनोटाइप किसी प्रोटीन की वजह से आने वाला वो चेंज है या वो एक्सप्रेशन है जो हमें नजर आ रहा है। अंततः देखा जाए तो डेफिनेशन वापस से पढ़ते हैं जीन की। जीन क्या होता है? डीएनए का वह पार्ट जो ट्रांसक्रिप्ट दे, और ट्रांसक्रिप्ट अकेला कुछ नहीं करता, वो फाइनली क्या कर रहा होता है? किसी न किसी रूप में प्रोटीन बनाने वाला है। और प्रोटीन से आपका क्या होने वाला है? प्रोटीन से आपका कोई ट्रेट बनने वाला है। प्रोटीन बड़ा प्यारा सा शब्द। प्रोटीन से आपका कोई ट्रेट बनेगा या कोई लक्षण बनेगा। लक्षण आप लोगों ने फिनोटाइप हमेशा लक्षण पर रूप पढ़ा है, तो मैं उस शब्द के ऊपर भी यहां पर लिख देता हूं, लक्षण, कैरेक्टर। इसके लिए बहुत सारे शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं पूरी जेनेटिक्स में। ट्रेट, कैरेक्टर, आप चाहें तो एंजाइम भी लिख दें, आप चाहें तो प्रोटीन लिख दें। मेरी लेकिन मजे की बात है, कहानी एक ही जगह पे चलेगी कि डीएनए से फाइनली प्रोटीन बनेगा, और प्रोटीन बनकर चीजें घटित होने वाली, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है। आउटफिट भैया, हेमी डोमिनेंस तो मैंने पढ़ाया ही नहीं, आपने कब पढ़ लिया? हाँ, मैंने हेमी जाइगस पढ़ाया है। होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, हेमी जाइगस। हेमी जाइगस किस कंडीशन को बोलते हैं? जब एक्स और वाई हो। थोड़ा आगे की तरफ बात करूंगा, मेरे पास अभी जगह नहीं, आगे अगली वाली स्लाइड में बात करूंगा हेमी जाइगस के बारे में दोबारा। जरा इन चार पांच शब्दों को, लास्ट वाले डोमिनेंट, रेसेसिव, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, डोमिनेंस पर भी बात कर ली जाए, लेकिन उसके पहले इस क्रोमोसोम पर फिर से बात कर ली जाए एक बार। और क्रोमोसोम की स्टोरी को जरा देख लेते हैं। ये मैंने क्रोमोसोम को फिर बनाया। पहले तीन चार शब्दों पर आ जाए। क्रोमोसोम आपका रिप्रेजेंटेशन होता है ऐसा। एक बार क्रोमोसोम को आप लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हो, क्रोमोसोम को एक बार ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हो। क्रोमोसोम को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। आप कहोगे यार बात तो सही है, ये हमने सेल बना दी या न्यूक्लियस समझ लो, जो आप कहना चाहो आप कह लो। ये क्रोमोसोम के चार तरह के रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर मैं इसके लिए कहूं तो ये टर्म आप लोग यूज करते हो क्रोमेटिड के लिए, और ये टर्म इस्तेमाल होती है किसी न किसी एनाफेज में। एनाफेज कौन सी वाली? आपने कहा माइटोसिस की। और ये सब रट्टा लगाना है। अभी मैं आपको क्लियर कर दूं, इसके बारे में डिटेल में कोर्स में आता जाएगा, लेकिन ये शब्द आपको आज ही याद रहना चाहिए क्योंकि बार बार इनका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। ये मियोसिस 2 में इस्तेमाल होगी और माइटोसिस में ये वाली टर्म इस्तेमाल होती है, क्रोमेटिड। चलिए भैया, ये क्या है? ये आपका सोमेटिक पेयर है, जिसको कि आप कह रहे हो डिप्लॉइड फॉर्म। और ये रिप्रेजेंटेशन यूजुअली देता है G0 के बारे में और G1 के बारे में। चलिए भैया, अगला एक बहुत प्यारा सा शब्द होता है, मैंने कहा यार एक शब्द और होता है, ये वाला। ये वाला डायग्राम कब बनाते हैं? तो हम कहते हैं कि भाई ये वाला डायग्राम हम बना रहे हैं आपके मियोसिस के 1 के प्रोफेज में, मियोसिस 1 के प्रोफेज में। और ये टर्म इस्तेमाल की जाती है होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर। होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर। ये वाला जो डायग्राम है ये कहां यूज होता है? तो ये इस्तेमाल होता है यूजुअली शब्द एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस। अब की बार जब भी आप ये चैप्टर पढ़ोगे सेल साइकिल का, ध्यान देना है डायग्राम्स के बारे में। लेकिन एक अजीब सी चीज कह दूं कि मेरे लिए ये चारों के चारों ही क्रोमोसोम है। ये चारों क्रोमोसोम की फॉर्म है।
इस जगह मैं क्रोमोसोम पेयर बोल रहा हूं और उस जगह पे हम अकेले अकेले क्रोमोसोम बोल रहा हूं। आपको कि ये क्या बात हुई? इस बात में एक बात है, वो है ग्रीन कलर से जो मैंने व्हाइट कलर से जो डॉट लगाया है। क्रोमोसोम की एक ही डेफिनेशन है, कितने क्रोमोसोम। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाए कितने क्रोमोसोम, अगर मैं यहां पूछूंगा तो यहां एक क्रोमोसोम है, यहां पर दो क्रोमोसोम है, यहां पर दो क्रोमोसोम है और यहां पर एक ही क्रोमोसोम है। आपने कहा ये क्या बात हुई, यहां एक क्रोमोसोम कैसे, यहां तो दो लाइन बना रखी है आपने। तो क्रोमोसोम की एक ही डेफिनेशन है कि जब भी आप क्रोमोसोम देखने जाओ तो आप एक ही चीज देखना कि उस क्रोमोसोम में कितने सिर हैं। कितने सिर हैं, सिर मतलब सेंट्रोमियर। भी डायग्राम बना था ना हमने हाथ ऊंचा करके, वो व्यक्ति। कितने सेंट्रोमियर आपको नजर आ रहे हैं? एक। कितने सेंट्रोमियर है? दो। कितने सेंट्रोमियर है? दो। कितने सेंट्रोमियर है? एक। तो कभी भी ये फंस जाओ तो आपको सिर्फ देखना सेंट्रोमियर कितना है। जितने सेंट्रोमियर उतने क्रोमोसोम, दैट्स इट, बाकी बात ही नहीं करनी है। आपने कहा लेकिन वो डीएनए वाली बात, हाँ यहां पर अपन दोबारा से बात करते हैं। जितनी लाइन खींची जाती है उतने डीएनए। अगर कहीं ये रिप्रेजेंटेशन दे रखा है तो ये हैप्लॉइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दो लाइन खींच दी गई है, इसका मतलब ये डिप्लॉइड है। आपने कहा फिर यहां, यार ये टेट्राप्लॉइड है, चार लाइन है। टेट्राप्लॉइड मतलब चार लाइन। कैसे होता है वही बताता हूं मैं। ये वाला कितना है? मैंने कहा डिप्लॉइड है। जरा मेरी इस बात को आपने जो बचपन से सेल साइकिल पढ़ा है उससे मैं थोड़ा सा दोबारा से एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूं। मैं वापस जेनेटिक्स पे आऊंगा, लेकिन मैंने अभी तक आपको चार नई और चीजें सिखाई है। अभी तक मैंने आपको 20 चीजें सिखा दी है भैया। 16, ये चार अभी छूटे हुए हैं, अगले अगले उस पर बात करूंगा मैं। 16 और ये चार, 20 शब्द आपने सीखे मेरे से। चार शब्द मैंने सिर्फ क्रोमोसोम के ऊपर बता रहा हूं कि शब्द एग्जैक्टली क्या होता है। जरा एक बार देख लेते हैं। आप लोगों ने सेल साइकिल पढ़ा हुआ है बचपन से। सेल साइकिल कैसे पढ़ा है? आपने कहा जी माइटोसिस होता है, मैंने कहा हाँ। माइटोसिस में जो सेल जैसी है लास्ट में वैसी ही दो सेल फिर से बन जाती हैं। ऐसे पढ़ा है माइटोसिस? हाँ भाई बिल्कुल पढ़ा है। भैया एक और चीज आपने पढ़ी है, मियोसिस। मियोसिस का मतलब होता है कि एक डिप्लॉइड सेल अंत में एक, दो, तीन और चार हैप्लॉइड सेल बनाती है। आपने कहा बिल्कुल पढ़ा है जी भैया। ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज जरा ध्यान से देखते हैं। सेल साइकिल में आप लोगों ने चार शब्द सीखे हुए हैं। मैं मान के चल रहा हूं इस वक्त कि आप लोगों को बेसिक 9 10 की बातें आती होंगी। मैं मान ही नहीं रहा कि आपको 12th आता है ना? क्योंकि मैंने जैसे आपको शुरुआत में बोला है कि असल में मैं 12th लेवल पढ़ा रहा हूं। थोड़ा सा ये जो मैं बात बता रहा हूं ये आपको पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल यानी कि नेट या पीजी लेवल पर जब आप लोग पढ़ते हैं वहां पर भी काम आएगी। बहुत ध्यान से सुनेंगे इस बात को। सेल साइकिल बचपन से पढ़ा है। आपने कहा जीवन होता है, एस होता है, G2 होता है और एम फेज होता है। एम फेज में आप कहते हो कि सारी की सारी कहानियां बनती है। अगर माइटोसिस चल रहा है तो PMAT चलता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और वो साइटोकाइनेसिस। अगर मियोसिस चल रहा है तो आपका M1 M2 चलता है और इसमें आप PMAT के बारे में बात करते हो और इसमें भी आप PMAT के बारे में बात करते हो। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इस वाले पी में आप बात करते हो कि देयर इज ए एल, जेड, पी, डी और डी, इसके बारे में बात की जाती है। एल फॉर लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ये अपन ने पढ़ा है। थोड़ी देर के लिए उसको उधर रख देते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल होता है कि यहां से और यहां तक जाने के दौरान में क्या घटना घटित होती है? तो आप यहां पर कहते हो कि भैया यहां जो भी कुछ है वो डबल हो जाता है। जो भी कुछ है वो डबल हो जाता है। हमने कहा हो तो जाता है, ठीक है। अगर डबल हो जाता है तो मैं माइटोसिस की शुरुआत करूं और ये सब कुछ लेके आऊं, तो माइटोसिस की शुरुआत करते ही ये क्या हो गया? डबल हो गया। यानी कि जो चीज 2n है वो क्या बन गई? 4n।
है मजेदार। हाँ यार, टेट्राप्लॉइड हो तो जाता है। यार भैया, अगली जो बात होती है, लोग आधे आधे डिवाइड हो जाते हैं सेल साइकिल में। इसको डिटेल में देख लेना एक बार कि क्यों आधे आधे डिवाइड हो जाते हैं। और अंत में कोई चीज पैदा तो नहीं होती अपने आप की, टू एन अपने आप से धमाका हो जाए, टू एन दो बन जाए। बीच में तो फोर एन आएगा ही सही। यानी कि कोई चीज डिप्लॉइड है, डीएनए का कंटेंट अगर डिप्लॉइड है, तो ये पहले एक बार क्या बनता है थोड़ी देर के लिए, टेट्राप्लॉइड। और ये कब बन गया, एस फेज में। और वापस जब आपका एनाफेज के बाद की कहानी होती है, तो आपके टू एन और टू एन वापस बन जाता है। आपने कहा हाँ जी, हाँ हो तो जाता है, ये बात तो सही है। क्या ऐसा ही कुछ मैं मियोसिस में ही बोल सकता हूँ क्या? हाँ यार, बोल तो सकता हूँ। यहां पर ऐसा होता है, और फिर यहां पर टू एन और टू एन होता है, और फिर ऐसा हो जाता है। ये डायग्राम याद रखना, पूरी जेनेटिक्स की जान है ये। ठीक है। ये इस वक्त मैं डीएनए के संबंध में बात करता हूं, डीएनए कैसे बिहेव करता है, क्रोमोसोम कैसे बिहेव करता है, ये मैं आपको सेल साइकिल के साथ डिस्कस करूंगा कि क्रोमोसोम कैसे बिहेव करता है इन टोटेलिटी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको अगर ठीक लग रहा है, तो प्लीज अपने अपने स्टेटस जरूर डालना है। मैं देख रहा हूँ आपके स्टेटस। आप में से ज्यादातर लोगों के नंबर शायद सेव्ड होंगे, क्योंकि ये स्पेसिफिक व्हाट्सएप ग्रुप में ही इसका लिंक शेयर किया था हमने। और टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर है। इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। अगले कई दिनों तक मैं लाइव पे लेने वाला हूँ यूट्यूब पर। अगर आप चाहते हैं कि मैं यूट्यूब पर लूँ, तो मुझे सब्सक्राइबर्स प्रॉपर चाहिए। आप मेरे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लें एक बार, शेयर कर लें, जिससे कि इस वक्त जो नंबर्स मुझे नजर आ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ वॉचिंग दिस वीडियो, वो थोड़ा सा बढ़ जाए। बढ़ना चाहिए ना, कुछ तो मिले। चलिए, कुछ तो मिला। ये डायग्राम आप जो सवाल करना चाहें एक बार कर ले, क्योंकि मैं आपकी उस हेमिजाइगस वाले डेफिनेशन पे दोबारा आ रहा हूं, और मैं उस क्रोमोसोम वाले डेफिनेशन पे दोबारा आ रहा हूं जो नीचे की तरफ मैंने लिखे थे। वापिस मैंने शब्दों पर जाऊंगा। मैंने सबसे पहले आपको बताया भैया जीन क्या होता है, आपने कहा हाँ। जीनोम क्या होता है? जीनोम एक बार रिप्रेजेंट करना चीजों को। जब चीजें एक ही बार रिप्रेजेंट होती है तो क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब सिंगल, डिप्लॉइड मतलब डबल। अभी भी देखा था आपने डायग्राम में। क्रोमोसोम क्या होता है? यूजुअली एक डिप्लॉइड रिप्रेजेंटेशन है। यूजुअली बोला है क्योंकि कभी कभी क्रोमोसोम को हैप्लॉइड तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और किया जाता है ऑब्वियसली। जब भी आप किसी गैमीट के संबंध में बात करोगे, तो क्रोमोसोम को हैप्लॉइड भी रिप्रेजेंट किया जाता है। क्रोमोसोम आपके दो तरह से हो सकता है, सोमेटिक क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम। सोमेटिक क्रोमोसोम के लिए शब्द बोला आपने नर और नारी एक समान। ठीक है। और इधर क्या बोला? नर और नारी अलग अलग समान, अलग अलग। तो नर और नारी एक समान, कुछ ऐसा फंडा। यानी कि दे आर इक्वल इन द केस ऑफ द मेल, इक्वल मेल एंड फीमेल में इक्वल इक्वल होंगे, एक जैसी बात होगी सारी की सारी। अलील, अलील क्या है? एक जीन की वेराइटीज। चप्पल वाला एग्जांपल आपको हमेशा याद रखना है कि चप्पल को कहां पहना जाता है? स्पेसिफिक जगह पर पहना जाता है। हाथ के दस्ताने स्पेसिफिक जगह पर पहने जाते हैं। चप्पल को हाथ में नहीं पहन सकते। यानी कि जीन जो डिफाइंड है कि इसको इसी लोकेशन पे रखना है, तो वो वहीं रहेगा। आप उसको छेड़छाड़ करोगे तो क्या हो जाएगा? ट्रांसजेनिक। हाँ यार, एक शब्द होता है ट्रांसजेनिक। क्या होता है? ट्रांस, ट्रांस मतलब अक्रॉस, जेनिक जीन्स, यानी कि दूसरे का जीन आप लेके बैठ जाओ। ट्रांसजेनिक। कुछ ऐसी कहानी है ट्रांसजेनिक की कि भैया सुअर के इंसान का जो ब्लड को कोड करने वाला जीन है, आपने सुअर में ऐड किया, तो सुअर के अंदर जो ब्लड बन रहा है वो इंसान वाला है। फिर सुअर पालने शुरू कर दो इस तरह के ट्रांसजेनिक सुअर, जिनका काम होगा ब्लड डोनेशन करना। ए ब्लड ग्रुप वाले, ए पॉजिटिव वाले सुअर यहाँ पर हैं, बी पॉजिटिव वाले सुअर यहाँ पर हैं, ए बी वाले यहाँ पर हैं, ओ पॉजिटिव वाले यहाँ पर हैं, ओ नेगेटिव वाले सुअर यहाँ पर है। सारे सुअरों का आप बड़ा शानदार बिजनेस आएगा। आज से शायद मेरे मरने से पहले आ जाएगा। मैं जल्दी मरने वाला नहीं हूँ, अगले 30 से 40 सालों में आने आने वाला है इस तरह का बिजनेस। हो सकता है आप ही सुअर पाल रहे हो, हैं ब्लड डोनेशन के लिए सुअर, या ऑर्गन डोनेशन के लिए सुअर पाल रहे हैं हम, क्योंकि उनका जो एच एल वाला जीन है वो आपने चेंज किया। उनकी जो टिश्यू टाइपिंग है वो ह्यूमन जैसी हो गई। आपने उसके अंदर बैठ के किडनी बना ली, हार्ट बना लिया। सुअर को तो मार लिया भाई। थोड़ा सा मुस्लिम को या करे तो हो सकता है बुरा मान जाए, ये कैसे कर सकते हो तुम? सुअर का दिल मेरे उसमें दिल में लगा लोगे? पर क्या पता उस वक्त आपकी क्या मेंटेलिटी हो, किडनी लगा लोगे, दूसरे की किडनी।
अभी तो अपन दूसरे इंसान की किडनी लगाते हैं, हो सकता है सुअर की किडनी लगाएं, क्योंकि एचएलए को मैच कर लेंगे। ट्रांसजेनिक, बड़ा प्यारा सा शब्द है। शब्दों पर यहां पर आ जाए, नीचे वाले 3 शब्दों पर मैं बात करूंगा। फिनोटाइप, फिनोटाइप और जीनोटाइप का रिलेशन क्या है? जीनोटाइप हमेशा कॉज है, कारण, और फिनोटाइप क्या होता है? रिजल्ट, परिणाम। बड़ा प्यारा सा शब्द। कोई भी प्रश्न जो आप मुझसे पूछना चाहें। मिस्टर मान, गुड इवनिंग। प्रियंका बकोरिया जी, गुड आफ्टरनून। तो बड़ा ट्रांजिशन चल रहा है गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून का। थोड़ा सा वीडियो को आप शेयर कर दीजिए प्लीज। आई एम जस्ट वॉचिंग योर व्हाट्सएप स्टेटस। आई एम हैविंग ए ब्रेक। किसी ने शेयर नहीं किया यार, अभी तक दिखा नहीं मुझे। स्टेटस भी डाल दो यार थोड़ा सा। किसी ने शेयर किया हो तो मुझे यस करें एक बार। ओहो, श्रेयासी ने शेयर कर दिया भाई, थैंक यू श्रेयासी। एनीबडी एल्स? नो। और किसी ने भी शेयर नहीं किया अभी तक, जल्दी शेयर कर दीजिए यार एक बार। यानी कि कुछ लोग ईमानदारी से वाकई देख रहे हैं, सिर्फ मुझे पता चलेगा ईमानदारी से कितने लोग देख पा रहे हैं। गंगाराम जी आप भी कीजिए भाई। मिस्टर गंगाराम। चलिए, कहानी अगर पसंद आ रही है तो हम जरा इस फिनोटाइप के ऊपर आ जाएं वापस से। मैंने अगला शब्द सीखना शुरू किया। मैंने आपको क्रोमोसोम शब्द सिखा दिया, क्रोमोसोम क्या होता है, ये क्या होता है। मैं वापस फिनोटाइप और रिलेटेड शब्दों पर आ जाऊं, लेकिन मैं पहले आपको वापस से ऑटोसोम बना दूं। जो होमोजाइगस हेटेरोजाइगस की बात मैं कर रहा था, उसको मैं जरा रिप्रेजेंटेशन दे दूं। अगर आपने इस जगह पर किसी जीन के बारे में बात की और यहां पर ए लिखा और यहां पर ए लिख दिया, यहां पर ए लिखा और यहां पर ए लिख दिया, तो ध्यान रखिएगा यहां पर आप ए ही लिख पाओगे, यहाँ कुछ लिखा ही नहीं है आपने। आपने कहा ये क्या बात हुई? हमने कहा इस अवस्था को आप बोल रहे हो होमोजाइगस, इसको आप बोल रहे हो हेटेरोजाइगस। मजे की बात है, इसको बोल रहे हो आप हेमिजाइगस, क्योंकि ये पेयर है ही नहीं। ये वाली जो बातें होती है, वो क्या रहा है ये वाला हिस्सा, ये आपके ऑटोसोम के लिए इस्तेमाल होता है। और ये वाली जो टर्म है, ये टर्म इस्तेमाल होती है सेक्स क्रोमोसोम के साथ। अब याद रहेगा, हेमिजाइगस हमेशा क्या होता है? अकेला। होमोजाइगस हेटेरोजाइगस साथ में होते हैं, लेकिन साथ में वो एक जैसे हैं। होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, हेमिजाइगस। आपने कहा यार आपने तो बहुत सारी टर्म बताई थी अभी अभी, वापस से इन टर्म्स के ऊपर आ जाते हैं, लाइन खींच देते हैं। मैंने एक फिनोटाइप लिया, ठीक है। मैंने शब्द लिया भैया फिनोटाइप क्या होता है, तो आपने मुझे फटाफट बताया फिनोटाइप का मतलब असल में रिजल्ट होता है। और रिजल्ट किस रूप में होता है? हमने कहा प्रोटीन के रूप में हो सकता है। प्रोटीन हो सकता है कोई एंजाइम हो सकता है कोई स्ट्रक्चरल जीन हो सकता है कोई लक्षण हो, कैरेक्टर सामने नजर आ रहा हो सकता है कोई ट्रेट हो। इस तरह की ढेरों तरह की टर्म्स अगर आप जो बोलते हो, असल में आप फिनोटाइप बोलते हो। कोई कैरेक्टर भी है ना, तो मजे के बाद देखा जाए तो प्रोटीन ही है। अरे यार कोई प्रोटीन भी तो असल में देखा जाए तो वो कोई ना कोई एंजाइम ही होगा, क्योंकि प्रोटीन के दो ही कार्य हो सकते हैं, या तो वो एंजाइम की तरह कार्य करे, या वो कोई बनाए, कोई चीज बना दे। या तो रिएक्शन करवाए या कोई चीज बनाए। रिएक्शन करा के भी कुछ ना कुछ बनता ही है। तो अंततः मामला बैठ रहा है प्रोटीन नाम की चीज पर हम फोकस कर सकते हैं। और इस पूरी स्टोरी में आपने बचपन में से एक शब्द जरूर पढ़ा है, जिसको आप बोलते हो सेंट्रल डोगमा।
आप कहते हो सारा का सारा संसार इसी तरीके से चल रहा है आगे। कुछ लोगों का मूड खराब हो जाता है तो वो ऐसा भी करने लग जाते हैं। लेकिन ये ब्लू लाइन के सेंस में अगर जाए तो इसको आप बोल देते हो सेंट्रल डोगमा। इसको आप बोलते हो भाई साहब ये चीज तो हमने बोली है ट्रांसक्रिप्शन, इसको हमने बोला है कि ये हो गया ट्रांसलेशन, और इस पूरी बात को हमने कहा अगर ये ऐसे ही चल जाए तो इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन, और इसको बोल देते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये चार शब्द हो गए। रेप्लिकेशन, डीएनए डीएनए खुद को बनाए, और मजे की बात है ये भी कभी कभार ये बनाता है तो इसको भी रेप्लिकेशन ही कहा जाता है, रेप्लिकेशन। अगर इस पूरी स्टोरी को इस तरीके से पढ़ा जाए तो इसको बोलते हैं रिवर्स जेनेटिक्स। अगर इस सारे को इसे देखा जाए, बहुत प्यारा सा सवाल। इस सारे को ऐसे देखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या देखी जाती है, तो ध्यान रखना है कि यहां पर आप कोडोन लिखोगे, इसको मैं नीचे की तरफ ले देता हूं। यहां पर आपने अमीनो एसिड लिखना है, यहां पर आपको कोडोन लिखना है, और यहां पर आपको न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस लिखनी है। इसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग या रिवर्स जेनेटिक्स, जो भी आप बोलना चाहें। कुछ नई नई टर्म्स हैं जो आपको रूबरू होनी चाहिए। ढेरों तरह की टर्म्स हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं पढ़ाने के दौरान। तो आज का जो भी कार्यक्रम है वो विशुद्ध रूप से रट्टाफिकेशन है, 12th लेवल की बातें हैं। 12th लेवल से ऊपर में जा ही नहीं रहा। बट चूंकि बेस से हमारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, फाउंडेशन हमारा मजबूत होना चाहिए, इसीलिए हमारे इंस्टीट्यूट का नाम आधार है। भैया निचली बातें करते हैं अपन, छोटी मोटी बातें करते हैं, बड़ी बातें तो हमें आती नहीं है, लेकिन उन छोटी बातों को भी बड़े तरीके से पढ़ाने का नाम आधार है। ठीक है, छोटी बातों को बड़े तरीके से कैसे पढ़ाया जा सकता है, तो हम इतना सा ही काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं कि हाउ टू डू दीज छोटी बातें इन द बड़े रूप। थैंक यू पिंकी, थैंक यू अनीता, थैंक यू मोहम्मद अनवर खान, इमाद। ओके, ये आपको हमेशा याद रखना। और आपका जो ये व्यक्ति है, ये देखा जाए तो ये भाई साहब तो कॉज है, और ये वाले भाई साहब हमेशा रिजल्ट होंगे। मजे की बात है, मैंने डेफिनेशन आपको जीन की सिर्फ यहीं तक दी है कि वो चीज जो फंक्शनल आरएनए बनाए, क्योंकि हर आरएनए प्रोटीन नहीं होता। हाँ, कई बार आरएनए कहता है मैं खुद ही काम कर लूंगा। भाई साहब, कौन सा आरएनए जो खुद ही काम कर लेता है? ध्यान रखना, टीआरएनए आरआरएनए ज्यादातर काम खुद ही कर लेते हैं, लेकिन अगर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो अंततः वो बनाते प्रोटीन ही है, पर वो खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, वो आरएनए के रूप में कार्य कर रहे हैं प्रोटीन का निर्माण करने के लिए। आरएनए खुद अगर कहे कि नहीं यार मेरा काम तो प्रोटीन के जैसा कुछ होना चाहिए, तो एक काम आपको हमेशा याद रखना है, और वो है कीच एंड अल्टमान की वो डिस्कवरी, जिसको आप राइबोजाइम कहते हो। यहां पर इस आरएनए को प्रोटीन की आवश्यकता नहीं है। वो कह रहा है भाई साहब मैं खुद ही कर लूंगा सब कुछ। इसको मैं अलग ही लिख दूं, नहीं तो इसके बाद लिखने में कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। ठीक है, इसको अलग लिख देंगे अपन, यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है इसको। यहाँ पे गोला बना के लिख देते हैं, राइबोजाइम कैटलिटिक आरएनए। स्पेलिंग गड़बड़ा दी मैंने।
कैटालिटिक आरएनए। ठीक है। मीन प्रियंका बकोरिया जी पता नहीं किस एग्जाम की डेट पूछ रही है, मुझे आइडिया नहीं आप किस एग्जाम की डेट पूछ रही हैं, क्योंकि सारी डेट्स मुझे बन याद नहीं हो सकती। हाँ जी, मैं मेरे तीन चार शब्दों पर आ जाऊं। मैंने आपसे कहा कि फिनोटाइप लाने के लिए मुझे प्रोटीन बनाना पड़ेगा, तो मैंने वापस से लिखा यार फिनोटाइप किसकी वजह से होता है? जीनोटाइप की वजह से। हमने कहा जीनोटाइप में एक बड़ा प्रॉब्लम है, वो है हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस का रिप्रेजेंटेशन है ऐसा कि आपने कहा कि मैं यहाँ पर सपोज डी लिखना चाहता हूं, तो यहां पर मुझे क्या लिखना है? डी। अगर मैं यहां पर कहूं कि डी डी टाइप की कोई चीज है, तो यहां पर डी क्या हो गया? हिंदी में लिखेंगे हेट्रोजाइगस में वट एवर इज सीन एंड वट एवर इज नॉट सीन। हेट्रोजाइगस कंडीशन का जो कैरेक्टर दिखता नहीं है उसको आप कहते हो कि वो रेसेसिव है, और यहां पर जो दिखता है वो डोमिनेंट है। ध्यान रखना, ये सिर्फ हेट्रोजाइगस में ही पता लग सकता है। वट एवर इज सीन, अगर डी दिख रहा है, कैपिटल डी टाइप का दिख रहा है, तो वो, तो जो दिखता है हेट्रोजाइगस में क्या दिख रहा है, वो उसको कहा जाएगा डोमिनेंट। और हेट्रोजाइगस में जो अलील नजर नहीं आता तो वो कहलाएगा रेसेसिव अलील। ये तो डेफिनेशन हुई डोमिनेंट और रेसेसिव अलील की, या डोमिनेंट रेसेसिव रिलेशनशिप की, जहां पर मैं एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि ये जो रिलेशन है, कि जब भी मैं डोमिनेंट, प्रभावी अप्रभावी शब्दों का इस्तेमाल मैं नहीं करूंगा। अगर किसी को ज्यादा दिक्कत है कि प्रभावी यूज करो अप्रभावी यूज करो, तो कृपा करके मेरी क्लास में ना बैठो, कोई फायदा नहीं है। मेरे लिए एक कॉमन कोर्स चलाना ज्यादा आवश्यक है। और यहाँ पर 99% लोग वो होते हैं जिनको दोनों शब्द समझ में आते हैं। डोमिनेंट रेसेसिव रिलेशनशिप में एक बहुत प्यारी बात याद रखनी है, ये हमेशा एक ही जीन के लिए कहा जाएगा। इट इज ऑलवेज सेड फॉर वन जीन। यानी कि मैं बी को कंपेयर नहीं कर सकता सी के साथ, या बी को डी के साथ कंपेयर नहीं कर सकता। तो एक रिलेशन आपको याद रखना है कि ये जो रिलेशन है इंट्राजेनिक है, एक ही जीन के बारे में बात कर रहा है। और ये रिलेशन मेरे को बता रहा है कि भैया दो अलग अलग अलील्स में क्या रिलेशन है। तो दो अलग अलग अलील्स में क्या रिलेशन है, उसके लिए मैं शब्द इस्तेमाल करूंगा इंटर अलीलिक। इंट्रा शब्द थोड़ा सा प्यार से लिख दूं मैं इसको, इट इज इंट्रा, इंट्राजेनिक और इंटर अलीलिक। तो डोमिनेंट रेसेसिव रिलेशनशिप कैसा होता है? एक ही जीन के बारे में बात कर रहा है, और इंटर अलीलिक यानी कि उसके दो दो अलग अलग अलील्स हैं, उनके संबंध में आपको बात करके दे रहा है।
ठीक है। फिर मैंने कहा यार आपने इसके साथ 2-3 शब्द और लिखे थे, मैंने कहा हाँ। वापस से मैंने एक हेटेरोजाइगस लिखा। मैंने कहा जी इसका नाम बोल देते हैं कुछ, डी की जगह अब की बार बी बोल देते हैं, मेरी इच्छा। यहां पर मैंने लिखा फिनोटाइप। अगर ये फिनोटाइप अपने आप को बी दिखाता है तो इसको बोलते हैं डोमिनेंट फिनोटाइप। लेकिन आज इसका मूड हो गया नहीं यार, मैं तो न तो बी दिखाऊंगा ना मैं स्मॉल बी दिखाऊंगा, मैं कहूंगा इट इज एक्स या वाई या जेड बोल देते हैं, ये जेड टाइप का दिखा रहा है अपने आप को, ना तो ये बी है ना बी है, जेड है। तो हमने कहा यार ये तो बिल्कुल ही अजीब कहानी हो गई। ये है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। होता है ना, आज तेरी और मेरी लड़ाई हो गई, तो तेरी और मेरी लड़ाई हो गई, दो भाई बहन है, पलंग के लिए लड़ रहे हैं कि आज इस पलंग पे मैं सोऊंगा, इस पलंग पे सोऊंगा। यूजुअली ऐसा होता है, भाई डोमिनेट कर जाता है तो भाई उस पलंग के ऊपर सोता है जाके, तो भाई हो गया डोमिनेंट। लेकिन अगर अगर किसी दिन आपका मूड खराब हो गया तो भैया एक कहानी हो सकती है, पलंग टूट जाए, ना तो तू सोएगा ना मैं सोऊंगा, और जब जेड हो जाए तो इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, किसी की नहीं चली। लेकिन कभी कभार भाई बहन का मामला है कि यार इस पलंग पे मैं सोऊंगा, इस पलंग पे मैं सोऊंगा, तो वो कहता है चल आधे हिस्से में तू सो जा और आधे हिस्से में मैं सो जाता हूं। तो इसको कहते हैं कोडोमिनेंस, दोनों ही शो हो रहे हैं। लेकिन मैंने तीसरी बात और कही थी, वो थी स्यूडो स्यूडो ऑटोसोमल या स्यूडो डोमिनेंस। जरा इस बात को मैं वापस से याद दिला दूं कि मैंने एक और शब्द का इस्तेमाल किया था। मैंने कहा डोमिनेंट, रेसेसिव, इनकम्प्लीट डोमिनेंट, को डोमिनेंट, और एक शब्द इस्तेमाल किया था स्यूडो डोमिनेंस। बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। इस स्यूडो डोमिनेंस क्या है? मैं भाग के यहां पर आया, मैंने कहा इस जगह पर वापस बात कर लेनी चाहिए। हमने आपसे एक शब्द इस्तेमाल करवाया था और वो था हेमिजाइगस। यहां पर हेमिजाइगस क्या होता है? जब ये एक्स है और ये वाई है तो एक्स और वाई पेयर नहीं होते। यहां लिख लेंगे एक्स वाई पेयरिंग नहीं करते। और जो लोग पेयरिंग नहीं करते उसका मतलब है उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर की संभावनाएं नहीं होती। जो लोग पेयरिंग नहीं करते वो लोग क्रॉसिंग ओवर भी नहीं करेंगे, ऑब्वियसली उनके लोकस क्रॉसिंग ओवर, नो क्रॉसिंग ओवर इन दियर लोकस, उनके लोकस में किसी भी तरीके की क्रॉसिंग ओवर की संभावनाएं नहीं होती। नहीं यार ये बात तो सही है, लेकिन जरा शब्द पर आ जाए। कई बार ऐसा होता है कि दिस इज द एक्स क्रोमोसोम एंड दिस इज द वाई क्रोमोसोम, और मैंने ये पक्के से कहा है कि पेयर नहीं करते, लेकिन कुछ रीजंस ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के होमोलोगस हो सकते हैं। ये आपका वाई क्रोमोसोम, तो सम रीजंस इन एक्स एंड वाई शो होमोलॉजी। उनको बोलते हैं PAR, और फुल फॉर्म होती है स्यूडो ऑटोसोमल रीजंस। एक शब्द तो मैंने सिखा दिया, स्यूडो ऑटोसोम क्या होता है, ये नई चीज होगी। लेकिन आपको सीखना था स्यूडो डोमिनेंस। मैं भाग के वापस गया क्योंकि कंफ्यूजिंग टर्म है। मैंने कहा यार एक्स और वाई वापस से यहां पर ले आए। अब की बार मैंने यार नया लोकस बना दिया, मैंने कहा यार ऐसा करते हैं यहां पर कुछ PQRST आर और आर ले आता है। टेक्निकली देखा जाए तो ये डोमिनेंट आर है
और रेसेसिव स्मॉल आर है। मैंने कहा हाँ, लेकिन हम कहें कि इसके अंदर मैंने एक केमिकल चेंज किया, और केमिकल चेंज किया कि इसके अंदर कोई मिथाइलेशन कर दिया, या कोई पॉइंट म्यूटेशन कर दिया। क्या कर रहा हूं मैं, सॉरी। इसके अंदर मैंने कोई मिथाइलेशन कर दिया या पॉइंट म्यूटेशन कर दिया। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब उससे कहा कि भैया तू काम मत कर, यानी कि ये बड़ा भाई है, ये डोमिनेंट भैया है, ये रेसेसिव बहना है। किसी दिन भाई की कमर में दर्द है, मम्मी ने कहा जमीन पे सोएगा तो ठीक हो जाएगा। तो कमर में दर्द क्या है, मिथाइलेशन। या भाई साहब कहीं गए हुए हैं, लेट आएंगे, तो आपने उस पलंग के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया। तो आपकी वैसे डोमिनेंस नहीं है, लेकिन आपके लिए क्या कहा जाएगा कि उसकी एब्सेंस में या उसके काम न करने के दौरान में तू अपनी डोमिनेंस दिखा रही है। स्यूडो ऑटोसोमल हेमिजाइगस वाली जगहों पर आता है। स्यूडो डोमिनेंस नॉर्मल जगहों पर आता है, जहां पर आर यानी कि डोमिनेंट अलील के कार्य न करने की वजह से जो रेसेसिव अलील है वो कार्य करना लग जाए, वो अपना वर्चस्व दिखाने लग जाए। डोमिनेंट तो अभी भी यही है, यानी कि किसी दिन उसकी टांग ठीक हो जाएगी या उसकी कमर ठीक हो जाएगी तो वो बिस्तर पे आके वही सोएगा, पलंग के ऊपर कब्जा वही जमाएगा, बहन को नहीं जमाने का, तू भग जाए यहां से। ठीक है। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क, जो मुझसे आप पूछना चाहें, वट एवर यू कैन आस्क। अभी तक अपन ने लगभग 16 शब्द पढ़ लिए, 16 और 4 20, 20 और 20 से ज्यादा शब्द पढ़ लिए। मैं जरा कुछ और शब्दों पर भी बात करूंगा। जेनेटिक्स से संबंधित कोई भी आपका प्रश्न तो आप मुझसे पूछें, जितना मुझे आता होगा मैं कोशिश करूंगा जवाब देने का। वट एवर यू कैन आस्क। फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चंस। कोई फर्क नहीं पड़ रहा आप यूट्यूब पे मेरी क्लास कर रहे हैं। आ, कुछ लिमिटेशंस रखना है कि जेनेटिक्स की क्लास हो, जेनेटिक्स के सवाल किए जाए, क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग भी पैरेलल में हो रही है। आई डोंट वांट टू आंसर द स्पाइनल कॉर्ड, नर्व कॉर्ड, वर्टिब्रल कॉलम, है ना। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। आपके डोमिनेंट रेसेसिव रिलेशनशिप में 3 शब्द और आते हैं। सेक्स लिंक्ड, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड, सेक्स लिमिटेड। ट्रेट्स, ट्रेट शब्द और डाल दो। कैरेक्टर्स। ठीक है। हमेशा याद रखना ये कहां होते हैं। ये वाले जीन्स या इनके जीन्स कहां होते हैं, तो इसको याद रखना ऑन
एक्स क्रोमोसोम। ये कहाँ होते हैं? ऑटोसोम्स पर। ये कहाँ होते हैं? ऑटोसोम्स पे। इनके बारे में क्या खास बात होती है? एक्सप्रेशन। यहाँ पर मेल ज्यादा प्रभावित होते हैं और फीमेल में इनके एक्सप्रेशन कम होता है। या इसको थोड़ा सा और कह दें कि दो तरह से बोल देते हैं इसको अभी। चलो यही बोल देते हैं अपन, बाद में इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे जब ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, सेक्स लिंक डोमिनेंट, सेक्स लिंक रिसेसिव डिस्कस करेंगे, तब वो इसको डिटेल में। पर यहाँ पर ये समझना है कि मेल ज्यादा प्रभावित होते हैं, फीमेल कम प्रभावित होती है, क्योंकि यूजुअली एक्स लिंक ट्रेट में, एक्स लिंक रेसेसिव के लिए कह रहा हूं कि मेल भैया हमारा हेमिजाइगस होता है, और यूजुअली मैं एक्स लिंक रेसेसिव के बारे में बात कर रहा हूँ। ये वाली जो बात होती है, एक्स लिंक रेसेसिव में मेल ज्यादा प्रभावित होते हैं, फीमेल कम प्रभावित होती है। लेकिन जो ही मैं ऑटो एक्स लिंक डोमिनेंट पर बात करूंगा, जो आगे की तरफ मैं बात करने वाला हूँ, वहां फिर मेरे कहने का अंदाज थोड़ा बदल जाएगा। सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ऑटोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट है। तो अगर मैं कहूं होमोजाइगस में अगर कंडीशन है, चाहे वो डोमिनेंट हो चाहे रेसेसिव हो, सेक्स डजंट मैटर। लेकिन अगर यही बात किसी हेट्रोजाइगस कैरेक्टर में आप कहना शुरू कर दो, तो यहां ध्यान रखना सेक्स मैटर, कि मेल है या फीमेल है, तब जाके उसको उसके बारे में बात करनी होगी। होमोजाइगस में बात नहीं होगी। यहां पर ओनली वन सेक्स मैटर। क्यों? क्योंकि सेक्स हार्मोन, क्योंकि सेक्स हार्मोन डिसाइड करते हैं कि उनका एक्सप्रेशन होगा या नहीं होगा। ओनली वन। यानी कि मैं मेल के बारे में बात कर रहा हूं तो वो मेल वाली बात होगी। जैसे मैंने कहा मूछे आना, अभी एग्जांपल लिख रहे हैं अपन। जैसे मैंने बोला मूछे आना, भैया मेल के बारे में बात करोगे, लेकिन गलती से फीमेल में मूछों वाले हार्मोन्स को एक्सप्रेस करा दो तो फीमेल में मूछें आ जाएंगी। ब्रेस्ट डेवलपमेंट होना फीमेल में ही हो सकता है, लेकिन मेल में जबरदस्ती आप एस्ट्रोजन घुसा दो, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की कॉम्बिनेशन लगाना शुरू कर दो, तो हो सकता है उसके अंदर भी डेवलप हो जाए। सब कुछ हो सकता है, क्योंकि सारा खेल किस पर है? इस पर आधारित है। यहां पर ये खेल किस पर आधारित है? ये वाली चीज इस पर आधारित है। और यहां वाली चीज किस पर आधारित है? यहां पर कॉम्बिनेशन क्या आने वाला है? एग्जाम्पल वाइज बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जो हम लोग यहाँ पर ऐड करते जाएंगे। एक बार इसको लिख लें आप। कीप ऑन राइटिंग प्लीज। अपना पेन जरूर चलाएं, आप ये ना समझे कि यूट्यूब की क्लास है तो कोई बात नहीं, चलता है। ऐसा नहीं हो सकता, चलता है कुछ नहीं होता। देर इज नथिंग लाइक चलता है। अगर चलता है किया तो फिर आप जानो, है ना? चलना नहीं चाहिए। इट इज नॉट ए चलता है। आगे जाऊं?
आउटफिट ने पूछा है स्यूडो डोमिनेंस एंड स्यूडो जाइगस। स्यूडो जाइगस मेरे से मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है, मैंने स्यूडो ऑटोसोमल जीन्स पढ़ाया था। निखिल शर्मा जी, ये कितने मंथ का कोर्स होगा? 6 महीने का कोर्स होगा। जाहिर सी बात है सिर्फ यूट्यूब पे नहीं होगा। थोड़ा सा हमारे बारे में बता दूं, वी आर आई गुरु जी आधार इंस्टीट्यूट, और ये जो पूरी की पूरी क्लासेस चलती है वो आई गुरु जी ऐप के ऊपर चलती है, जिसे कि शायद आप लोग डाउनलोड कर चुके होंगे, नहीं किया है तो कर लीजिए।